ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਅਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਈਏ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਐਕਸਪਰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਦਾ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਡਾਊਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਡਾਊਟਸ ਭਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਹੈ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਰਹੇਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਜੋਂ ਖਾਸ ਕਰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਨ ਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੇਂਜਿਸ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਊਮਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਸੀਗੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜਿਸ, ਵੈਬ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ कुछ ਇਹਦੀ उम्मीद या इम्प्लीमेंटेशन होने की? देखो अमन जी, पहली बात तो हम इसकी बात कर लेते हैं जो आपने रूल चेंज की बात कर रहे थे। मतलब हम एम्बेसी नहीं, वी आर नॉट द हाई कमीशन। आपके चैनल पे या दूसरे चैनल्स पे मैंने बैठ के कभी भी ये नहीं बोला कि भी ये 1 फेब से आएंगे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द कंसल्टेंट्स ने ये डिक्लेयर कर दिया जैसे वही एम्बेसी है, भगवान वही है कि जी 1 फरवरी से ये चेंज हो जाएंगे। तो ये चीज़ें गलत हैं क्योंकि वी आर जस्ट कंसल्टेंट। हम वो गाइड कर सकते हैं जो हमें कॉलेज बताएगा, जो एम्बेसी बताएगी। जब एम्बेसी की साइट्स पे कोई चीज़ आई नहीं और सब कंसल्टेंट्स ने अपने आप डिक्लेयर कर दिया जी गेट बी रेडी, 1 तारीख को ये चेंज हो जाएगा, मतलब बच्चों को इतना डराया गया। मैंने हमेशा ये बोला, सवाल पे होना चाहूँगा, डराया गया। मैंने हमेशा आपके शो पे ये बोला, देखो जी र्यूमर है, मार्केट में ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन होंगी या नहीं होंगी मैं जब तक नहीं बोल सकता, जब तक हाई कमीशन से ये रिटर्न में ना आ जाए या मुझे उनकी साइट्स पे ये चीज़ें कुछ ना मिल जाए। ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ डिक्लेयर कर रहे थे सब के सब। बेसिकली थोड़ा मानना भी पैनिक क्रिएट किया गया। मतलब उन्होंने एक तरह से लोगों को डराया, खासकर उन स्टूडेंट्स को जो मतलब ऑलरेडी करियर को लेकर बड़े सीरियस थे, लेकिन वो उनको मतलब इस तरीके से एक तरह से अलग ही वो दिखाया गया। मतलब जैसे ये लगा लो कि गन दिखाने वाली बात होगी है कि होने का अप्लाई कर लो, नहीं तो ये चीज़ होने वाली है। बट पैनिक क्रिएट करना वो तुसी देखते हो भी गलत है, अवेयर करना एक अलग चीज़ है। हुण कुछ मेरी चीज़ ये समझ में नहीं आ रही कि भाई रिटर्न में कोई चीज़ आई नहीं। इवन कि हम भी कॉलेज से बात करते थे, कि सर SDS आ रहा है क्या? वो बोले जी पिछले साल मार्च में ही हमारी मीटिंग हाई कमीशन में हो चुकी है, CI कैन की, प्लस में SPP कॉलेज की, प्लस में इमिग्रेशन की, लेकिन आज तक तो हुआ नहीं है। और जब तक नहीं होगा तब तक हम कैसे बताएं? दे आर द परफेक्ट वन। लेकिन यहाँ कंसल्टेंट चाहे इंडिया में चाहे कोई भी बैठा है, वो अपने आप को मतलब लोगों के सामने अपने आप को ये प्रूव करने के लिए कि यस मैं परफेक्ट हूँ, मेरे से बड़ा कंसल्टेंट कोई नहीं है, मेरे से जेन्युइन कोई नहीं है, मेरे को सबसे पहले न्यूज़ आई, इस तरह से करके और अभी 1 तारीख को होना ही होना, उन्होंने बस रेड पेन से सिग्नेचर मार दिए कि ये होना ही होना है। बट ਅੱਜ ਕੁਝ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਉਹ SDS ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ। ਬਟ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਚੇਂजेस कर ਦਿੱਤੀਆਂ। ये हो गए हैं 10-12 कॉलेज की मेल आ चुकी हैं कि भाई उन्होंने SDS वाले कुछ नहीं किया है, 6 महीने की फीस अभी भी ले रहे हैं। उन्होंने एंट्री क्राइटेरिया हाई किया है, 6 ईच वाला कुछ कॉलेजेस ने कर दिया है जी, लेकिन SDS नहीं आया। ਇਹ ਡਿਊ ਟੂ ਚੇਂजेस करके ऑलरेडी ਜਿਹੜਾ ਇਹ प्रिकॉशन ਲਈ गई है या ਇਹਦੀ वजह कुछ हो? दोनों चीज़ें हैं कि ये पिछले साल से ये चीज़ें चल रही हैं कि ऐसा होना है। ओके ऐसा होना आएगा, आज नहीं तो कल आएगा जरूर। लेकिन डेट डिक्लेयर करना एजेंट्स ने या कंसल्टेंट ने वो गलत है। एक तो वो रीजन है, सेकेंडली जो हमारे बच्चे 6 बैंड वाले नो लेस देन 5.5 वाले जाते हैं तो वो जाके एक तरह से कॉप अप नहीं कर पाते प्रोग्राम के साथ, या कोई बच्चा जंप मार जाता है, नहीं कर पाता। जैसे अभी मैं आपके शो पे आ रहा था, उससे पहले मुझे अभी कनाडा से कॉल आई है, 2 बच्चे हैं जो कि अपना पहले इनटेक में गए हैं, मतलब जैन इनटेक में, और वो कह रहे हैं जी मैं ओंटारियो में हूँ लेकिन टोरंटो में, लेकिन मुझे अल्बर्टा जाना है, तो मेरा ऑफर अरेंज करा दो वहाँ से प्लीज़, क्योंकि आज की डेट में सीटें मई इनटेक की फिल हो रखी हैं। तो कहने का मतलब वो कितना रिस्क ले रहे हैं कि भाई वो 1 साल वेट करेंगे, इलीगल रहेंगे, मतलब काम करते रहेंगे, कॉलेज में नहीं जाएंगे, और अगले इनटेक का ऑफर लेटर वो अरेंज करा रहे हैं। ये भी एक चीज़ है क्योंकि जो 6 बैंड वाले पहले जिद होती है भी ऐसे टोरंटो जाना, टोरंटो चले गए, आप कह रहे हैं जी अल्बर्टा जाना है, क्योंकि यहाँ कुछ और पिक्चर है, वहाँ जाके कुछ और पिक्चर हो जाती है बच्चों के सामने। तो 1 साल यार, ये बच्चों का करियर स्पॉइल होगा या नहीं होगा? मैं और बताता हूँ, एक बच्चा सोनीपत से था, मोहित दहिया,
वो पिछले इनटेक में मैंने भेजा था, मतलब 2017 में गया था, आज उसको 1 साल हो चुका है। तो उस बच्चे का 1 ईयर का प्रोग्राम था, पीजी प्रोग्राम सैनिका कॉलेज में। तो उसका मुझे 2 दिन पहले फ़ोन आता है, भैया मैं मोहित बोल रहा हूँ और मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। मैंने कहा क्या हो गया भाई? तो बोला मैं आपके थ्रू ही गया था और मेरे फादर थानेदार हैं, ASI हैं सोनीपत। मैंने कहा हाँ मुझे याद आ गया। तो इवन की आइल्स भी मैंने कराई थी ज़बरदस्ती, दिल्ली से कर रहा था, नहीं आ रहा था स्कोर। मैंने कहा यहाँ बैठ जा चंडीगढ़ ऑफिस में, मतलब उसको तकरीबन 1 महीना अपनी जुरिडिक्शन में रख के उसको आइल्स में अच्छा स्कोर दिलाया, 6.5+ उसका स्कोर आया था। तो वो बोला भैया मेरा ना वीज़ा ख़त्म हो रहा है और मैंने पढ़ाई नहीं की, मैं एक इनटेक मैंने छोड़ दिया, दूसरे इनटेक में मैं फेल हो गया। मैं कहा भैया वापस से आएगा और क्या करेगा, तो 1 साल तेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, इमिग्रेशन के सामने कुछ है नहीं। बोला भैया छोटे मोटे कॉलेज किसी में भी एडमिशन करा दो, बट करा दो। मैंने कहा तूने अपने करियर पे, मतलब अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, प्लस अपने पेरेंट्स के का मतलब जो सपने थे वो सारे खराब करती हैं। बोले भैया नहीं। मैंने कहा भैया मैं चलो मैं जो भी हो सकता है वो करूँगा, मैं आपके लिए ऑफर अरेंज कराऊंगा, सारी बात है, लेकिन इमिग्रेशन ने वीज़ा देना है दोबारा, तेरा वीज़ा एक्सटेंड कैसे होगा, तू तो ऑलरेडी फील्ड है। तो कहने का मतलब ऐसे बहुत से स्टूडेंट मिलेंगे, ये भी एक रीज़न है जो चेंजिंग आ रहे हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुश्किल से पैसे लगा के जाते हो, हर एक बच्चा 10, 12, 15 लाख रुपए लगा के जाता है, कहाँ से वो अरेंज करता है, कैसे मतलब किस तरीके से आपके पेरेंट्स ने वो कमाए होते हैं, लेकिन आप जाके सारी चीज़ें भूल जाते हो। कनाडा गए, ऑस्ट्रेलिया गए, न्यूजीलैंड गए, वहाँ जाकर मतलब इस तरह से गुलछर्रे मत उड़ाइए। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अपने करियर पर ध्यान दीजिए। करियर अगर आप बनेगा तभी कुछ हो पाएगा, अगर करियर नहीं बनेगा, करियर तभी बनेगा जब पढ़ोगे, पढ़ाई होगी तो सब कुछ होगा। एक और बच्चे इंटेलिजेंट हो जाते हैं वहाँ पे जाके, वो बोलते हैं 1 मिनट प्लीज़, वो बोलते हैं कि सर यहाँ पढ़ाई की इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ तो ना सबसे पहले PR की बात करें। अरे PR तो तब मिलेगी तो पढ़ाई कंप्लीट होगी, स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ेगा जी। ਆਪਾਂ ਚੇਂਜਸ ਤੇ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ 6 ਬੈਂਡ ਈਚ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਇਹੀ ਖਬਰ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਇਲ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਇਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਵੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਕੈਪੇਬਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ 5.5 ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਓਵਰਆਲ 6 ਲੈ ਰਹੇ, ਉਹ 6 ਲੈ ਪਾਉਣਗੇ? ਇੰਨਾ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਐਲੀजिबल ही नहीं होंगे ਉਹਦੇ ਲਈ। मैं एक चीज़ बताऊं सर, जितने कंसल्टेंट्स हैं, मेजोरिटी ऑफ द कंसल्टेंट्स वीज़ा का काम कर रहे हैं, वो आइल्स का काम नहीं कर रहे। पहली बात तो कर रहे हैं तो उन्होंने एक कमरा बना रखा है कि कोई भी बच्चा आए, 5-10 बच्चे आए, पढ़ लें जो भी हो। सच्चाई यही है कि उनको अपने मतलब बच्चों से पैसे से मतलब है कि बच्चे एक बार इनरोल हो जाए, वीज़ा लगे या ना लगे, उसके बाद क्या नाम है रिजेक्ट हो जाए, तब भी 25-50 हज़ार रुपये कंसल्टेंट के बन जाएं। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बेस्ट हूँ, लेकिन आप खुद चेक करिए आके, आप आइए मेरे पास आइल सेंटर है, और जो आइल सेंटर में जो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग की जो स्ट्रेटजीज हैं, आपके 5.5 बैंड है, मैं गारंटी देता हूँ 6.5 बैंड आएंगे, बशर्ते मेरे तरीके से चलना पड़ेगा। जो हमारा काम करने का तरीका है, डेली 8 घंटे की पढ़ाई है, 2 बार ट्वाइस हम मॉड्यूल कराते हैं, फ़ोन आपका सबमिट हो जाएगा, स्कूल वाला बिहेव करूँगा मैं, स्कूल वाला, कि भाई 9 बजे जब क्लास 2 होगी तो उस टाइम आपका जो फ़ोन है वो सबमिट हो जाएगा, लंच टाइम में मिलेगा, लंच के बाद फिर सबमिट हो जाएगा, होमवर्क अलग से मिलेगा, वो करके लाना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें करते हैं तो आइए, आपके लिए दरवाज़ा खुला है। अगर आपका स्कोर नहीं आ रहा, चाहे पंबाला आ जाइए, चाहे आप कुरुक्षेत्र आ जाइए या चंडीगढ़ आ जाइए, जिस सेंटर में मैं आइल्स करा रहा हूँ आप वहाँ पर आइए, आपका स्कोर आएगा। ਜਦੋਂ ਆਇਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਕੁਝ ਕਾਲਜ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਇਲਸ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕੁਝ ਸਸਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਨੇੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਐਡ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਐਕਚੁਅਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? दे एक्चुअल सिलेक्शन है डेमो क्लास फर्स्ट। बच्चा आए, ऑब्जर्व करे इस सेंटर में आके कि भाई मेरे को डेमो क्लास चाहिए, और डेमो क्लास में भी ऐसा नहीं कि कोई एक 100 पीस ने किसी एक टीचर ने दे दी और वो सिर्फ 100 उसके लिए हो। ठीक है, सिलेक्शन किसी भी टीचर का हो सकता है। वो पहले डेमो क्लास ले, डेमो क्लास लेके नीचे खड़ा हो जाए सेंटर पे जाके, बच्चों से बात करे कि भाई इनके वास्तव में अच्छी पढ़ाई हो रही है, नहीं हो रही है। देखो एडमिशन ले लेगा, उसके बाद तो बच्चा फंस ही जाता है। मैं ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡੈਮੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੋ ਡੈਮੋ 'ਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। देखो उससे फिर बिजनेस नहीं चलेगा। वी आर नॉट इन गवर्नमेंट सेक्टर, हम गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं हैं, हम हैं प्राइवेट सेक्टर में। यहाँ एक बच्चे का वीज़ा लगता है, एक बच्चे का स्कोर आता है, तभी बच्चा दूसरे को बताता है। अगर एक बच्चे का रिजेक्शन आता है या स्कोर नहीं आता, वो 10 को बताता है। तो यहाँ पे ये रेशियो बहुत कम है। अगर जो किसी को माउथ पब्लिसिटी करनी हो तो कम होती है, अगर नेगेटिविटी फैलानी हो तो बहुत ज़्यादा होती है। तो आप आइए, मिलिए, मेरे फेसबुक पेज पर जाइए, यूट्यूब पे जाइए, वेस्ट ओवरसीज का चैनल है, आप देखिए कितने बच्चों ने स्कोर लिया है। उन बच्चों से फेसबुक पे ऐड हो जाइए, उनसे बात कर सकते हैं। आज की डेट में तो सोशल मीडिया है। मेरे पास सर नेपाल से बच्चे हैं,
नेपाल से जी। ठीक है, नेपाल से आइल्स करने आए हुए हैं, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, इसके अलावा आपका क्या नाम है, पूरी यूपी से बच्चे हैं और जम्मू से बच्चे हैं, हरियाणा पंजाब के तो बच्चे हैं, यहाँ दिल्ली से ऐसे बच्चे आते हैं जो वहाँ पे स्कोर नहीं ले पाते क्योंकि 2 घंटे की क्लास होती है, 2 घंटे में होता ही नहीं। एक पारुल नाम की स्टूडेंट है, 2 बार 6 बैंड आ गई, ऑस्ट्रेलिया जाना 6.5 बैंड की रिक्वायरमेंट है। मैंने कहा यहाँ आ जाओ एक बार, यहाँ आई 2 महीने वो यहाँ मेरे पास कोचिंग लेके गई है, अभी उसका रिजल्ट आने वाला है। मैं खुद कोशिश करूँगा उस लड़की को चैनल पे लेके आऊँ या उसका आपके सामने टेस्टिमोनियल्स लाऊँ, उसके 7 बैंड आएंगे। तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो इस तरह से हम पे फेथ करते हैं, पूरी परफेक्शन 9 बैंड की परफेक्शन की तैयारी कराई जाती है। कुछ ऐड देख के जी सिलेक्शन होती है, बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है जी, बड़ी ऐड है इन्हों की, वो सिलेक्शन होनी चाहिए है? नहीं, ये तो सर अगर जो एडवर्टीजमेंट है चलो हेल्प करती है एक बच्चे तक मैसेज पहुंचाने के लिए, एक्चुअली तो यही है कि जब तक प्रैक्टिकल बच्चा आके नहीं देखा तब तक कुछ पॉसिबल नहीं है। वो अपने फ्रेंड से बात करे, जो करंट स्टूडेंट है पढ़ रहे हैं उनसे बात करें, ठीक है, जो बच्चे पास आउट होकर चले गए उनको सर्च करके, जो किसी भी इंस्टीट्यूट से गए जिसमें उसने एडमिशन लेना है उनको फॉलो करें। आज की डेट में तो फॉलो हो जाते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर चीज़ पे, तो उनसे बात करें। तो ये एक सबसे बड़ा सिलेक्शन है, इसके बगैर नहीं हो पाएगा। मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਸ਼ਰਸ ਹੁਣ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲੈक्ट करना चाहिए डेफिनेटली, जो बिल्डिंग बड़ी खड़ी कर। डेफिनेटली देखिए, मैं अभी बताना चाहूँगा जो बच्चे 12th वाले हैं, खासकर अभी आपने बात शुरू कर ही दी, तो देखिए आज के डेट में वो टाइम जा चुका है कि भाई आपकी लो प्रोफाइल है, लो ग्रेड है, लो मार्क्स हैं, तो आपका वीज़ा आ जाएगा। डे बाय डे कंट्री स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, डे बाय डे। तो ट्राई टू गेट मोर देन 70%, 65%। मेजर सब्जेक्ट्स की खासकर वैल्यू है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश। ऐसे ही कॉमर्स में जो 3-4 सब्जेक्ट्स हैं जैसे इकोनॉमिक्स है या आपका अकाउंट्स है या फिर आपका बिजनेस स्टडीज़ है, ऐसे ही मेडिकल में अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो इनमें प्लीज़ अच्छे नंबर लेके आइए। अगर अच्छे नंबर लेके आएंगे तभी कुछ होगा। अगर इसमें नंबर अच्छे नहीं आते तो वीज़ा आ भी सकता है, रुकने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो फर्स्ट अभी आपके पास टाइम है, ट्यूशन्स लगवाओ, कुछ भी करो, हार्डवर्क करो। अगर एब्रॉड आपकी स्टडी का सपना है तो प्लीज़ हार्डवर्क करो। सेकंड, उसके बाद जब आपका जिस दिन पेपर खत्म हो गए, नेक्स्ट डे आप अपना सेंटर चूज कर लो। सेंटर चूज करने की जो टिप्स बताए हैं कि फ्री डेमो लीजिए और वहाँ जो सेंटर्स में बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे बात करिए, उसके बाद एडमिशन लीजिए। कई बार ऐसा बच्चा होता है, ऐसे भी होते हैं कि जो रिश्तेदारी में फंस जाते हैं या नियर कोई कंसल्टेंट है, आइल सेंटर है, या फिर क्या नाम है, एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छी है, उस चक्कर में दो महीने एक सेंटर पर लगा, स्कोर नहीं आया, फिर दूसरे सेंटर पर चले गए, फिर तीसरे सेंटर पर चले गए। कहने का मतलब है वो बच्चा भटकता रहता है। वो भटकने से क्या होगा कि बच्चे का एकदम करियर स्पॉइल हो जाता है, गैप हो जाता है। गैप होने के बाद उसके बाद कहीं ना कहीं जस्टिफाई भी नहीं हो पाता और बच्चा फेडअप भी हो जाता है। रीडिंग राइटिंग सब कुछ वही तो है, कोई अलग से सब्जेक्ट्स उसने पढ़ने नहीं है। 2 महीने पहले भी वो पढ़े, फिर 2 महीने अगले भी वही पढ़ रहा है, फिर आगे भी वही पढ़ रहा है, तो मतलब बच्चे का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। ਸੋ ਫਰੈਸ਼ਰਸ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਓ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸਿਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਪੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈਵੀ ਰਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਫਰਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰॉब्लम्स ਆਈਆਂ, आने वाले समय भी लगता है भी बच्चे को टाइमली अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो सेम सिनेरियो फिर आ सकता है। डेफिनेटली अभी अगर हम एसपीपी की बात करें, जब तक रूल चेंज नहीं होते, अभी एसपीपी है, एसपीपी में तो वही 47-48 कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटी है, तो अगर उसमें अगर बच्चा जाता है तो प्रायोरिटीज़ बेस पे मतलब एक तरह से उस पर वीज़ा चांसेस हाई रहते हैं। तो सीटें लिमिटेड होती हैं, कॉलेज भी लिमिटेड हैं, टाइम पे आप अप्लाई करोगे तो वही बेटर है, क्योंकि आज की डेट में जो कंडीशनल ऑफर लेटर हैं उसके भी चांसेस कम हो चुके हैं, क्योंकि रस इतना है। 200%, 500%, 700% रेशियो बढ़ा है। मतलब जिसकी कैपेसिटी 1000 बच्चे लेने की थी, 1000 एप्लीकेशंस वो ले सकता था, 7-7 हज़ार एप्लीकेशंस उस कॉलेज के पास पहुंच गई है। तो वो क्या करेंगे, उसमें से अच्छे स्टूडेंट उठाएंगे, चूजी हो गए। सेकेंडली वो कंडीशनल ऑफर लेटर क्यों देंगे जब उसके पास अनकंडीशनल के लिए सारी एप्लीकेशन हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना, टाइम रहते और खासकर कुछ कॉलेज जैसे अभी सर से बात हो रही थी तो 6 ईच काफ़ी कॉलेज ने कर दिए। हो सकता है आपका ड्रीम उस कॉलेज में जाने का हो और SPP है, 6 बैंड नो लेस देन 5.5 बैंड की रिक्वायरमेंट है। आप इस चीज़ को सोच के मत चलना। जब भी किसी कंसल्टेंट के पास जाओ तो कॉलेज अगर आपने चूज कर रखा है तो सेंटर में आइल्स जहाँ स्टार्ट की है आपने, उससे ये जरूर पूछ लीजिए या आप हमारे पास आ जाइए कि इस पर्टिकुलर मैंने इस कॉलेज में जाना है, इसके 6 ईच चाहिए या 6 नो लेस देन 5.5।
क्योंकि ऐसा ना हो कि बच्चा ने कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, उसकी रिक्वायरमेंट 6 ईच हो चुकी है, लेकिन बच्चा 6 नो लेस देन 5.5 के सपने लेके और 6 नो लेस देन 5.5 लेके आता है, तो कहीं ना कहीं बच्चे का ड्रीम फिर भी टूटता है कि मेरे को पर्टिकुलर इसी कॉलेज में जाना था, इसकी रिक्वायरमेंट हाई है और मेरा 6 वैसे एसपीपी के लिए एलिजिबल हो बच्चा, ਉੱਥੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੋਰਸ। ਬਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਕਈ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਚੇਂजेस करके या रश करके ये चीज़? नहीं, रश ओनली में, जैसे मैंने बताया कि किसी के पास मतलब 1000 एप्लीकेशंस का डाटा कोटा है कि वो 1000 बच्चे ले सकता है, उसके बाद 7,000 एप्लीकेशंस पहुंच गई हैं, तो वो क्यों कंडीशनल देंगे? कुछ कॉलेजेस ने किया, कुछ आज भी दे रहे हैं कंडीशनल, बट कुछ ने कर दिता भी नहीं, असली कंडीशनल नहीं। आने वाले टाइम में वो भी कर देंगे, कंडीशनल बंद होएगी, मोस्टली बंद हो जाएगी, क्योंकि आज की डेट में नीड एंड सप्लाई की बात है सर। आपके साथ बात, कस्टमर इतना आ रहा है तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रिक्ट हो जाओगे ना। तो वही चीज़ है, नॉर्थ इंडिया से या इंडिया से पूरे वर्ल्ड से बच्चा जा रहा है, तो जब उनको 6 बैंड नो लेस देन 5.5 बैंड पे उनको बच्चे मिल रहे हैं या 6 ईच पे मिल रहे हैं, तो वो क्या नाम है, कंडीशनल ऑफर लेटर आपको क्यों देंगे? कि अभी जब अनकंडीशनल वाले जिसकी अकेडमिक भी पूरी है, उसका आई स्कोर भी पूरा है, तो ऐसे बच्चे मिल रहे हैं, तो आपको कंडीशन क्यों देंगे जी? पहले प्रायोरिटीज तो उन्हीं बच्चे को दी जाएगी ना जिन बच्चों ने आईएलटीएस कंप्लीट कर लिया, एकेडमिक पूरे कंप्लीट है, अनकंडीशनल जो बच्चे बैठे हैं। इट मीन ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤਿਆਰ ਨੇ ਆਇਲਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ टाइमली। देखिए, अगर आपको कोई दे रहा है तो आपने कोशिश करनी चाहिए, लेकिन डिपेंड अगेन वही है, देखो यहाँ पे ना डिप्लोमेटिक मुझे आंसर देना पड़ेगा कि आप अपना कंडीशनल के लिए भी अप्लाई कर दो, अगर कोई कॉलेज दे रहा है तो चांस है कि वो आपको कोशिश है फ्यूचर में मिल जाए, और रूल चेंज हो गए तो आप क्या करोगे? ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਫਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਮੇਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੌਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਟਸ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡੈਫਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਗਲੇ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਭੇਜਿਓ। ये तो एक प्रॉब्लम आ रही है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ है, वीजा भी लग चुके हैं। मैं वही बता रहा हूँ ना कि उन्होंने पहले ऑफर, जैसे मैंने बताया कि हजार बच्चों की सीट हैं और उन्होंने 2000 या 1500 ऑफर लेटर दे दिए, 1500 में से 1200 बच्चों के वीज़ा लग गए, सीट्स तो 1000 ही है ना, 200 बच्चे क्या करेंगे, उनको डेफर ही करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आज की डेट में हो रही है, और कहीं ना कहीं वो मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है कॉलेज की तरफ से कि वो ये चीज़ नहीं देख पा रहे हैं। वो क्या ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਫਾਲਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? इसमें कंसल्टेंट का फॉल्ट नहीं है सर, क्योंकि देखो होता क्या है, कॉलेज यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीडी हो जाता है कि 1000 सीटें हैं, मैं 1000 ही ऑफर दूंगा और वीजे 900 आए तो सीटें मेरी 100 खाली रह जाएंगी। वो 1200 ऑफर लेटर देता है या 1500 ऑफर लेटर देता है या 2000 ऑफर लेटर देता है, तो उसमें क्या होता है कि 1000 की जगह 1200 वीजा लग गए, तो क्या करेगा? सीट तो उसके पास 1000 ही है ना। पर सर ये मिसमैनेजमेंट करके सफर बच्चा करता है। सो ऐसी वही मैं कह रहा हूँ, टाइम पे फीस भरो और टाइम पे वीजा लेके टाइम पे निकल जाओ, टाइम पे निकल जाओगे तो बेटर रहेगा। ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਾਂਦੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਿਜੈਕਟਡ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ 2 ਵਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ 3 ਵਾਰੀ है, की चांसेस हैं? सर 5 बार जिसके 5 टाइम रिजेक्ट हुए थे कनाडा से, उनका हमने वीज़ा दिया है। कनाडा हाई कमीशन रिजेक्शन को कुछ नहीं मानती, बशर्ते कि कंसल्टेंट का यहाँ पे थोड़ा सा एफर्ट्स हो, रिलीवेंट कोर्स में डाले, डिप्लोमा में रिजेक्ट हुआ तो बैचलर में डाले, परसेंटेज कम थी तो चलो वो तो अगर बढ़ा सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो वो परसेंटेज तो वही रहेगी क्योंकि बच्चे के पास टाइम नहीं है। और यूनिवर्सिटी में करें, कॉलेज में रिजेक्ट हुआ है तो इस तरह से कुछ चेंजिंग लेके आए सर्कमस्टांसेस में, बच्चे का वीज़ा लगता है। सेम ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ अप्लाई किया जाता है, तब भी वीज़े आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि तब वीज़े नहीं आते, तब भी वीज़े आ सकते हैं, लेकिन जो मैंने अभी बताई अगर उसके साथ अप्लाई करते हो तो परसेंटेज हाई हो जाती है। सर एक अदर रीजंस अदर रीजन्स में यही चाहते कि आपकी रिलेवेंसी नहीं है, ठीक है, या फिर फाइनेंशियल साउंड नहीं हो, या इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी नहीं है, इसके हमारे पास वो हैं, क्या बोलते हैं आप, क्या बोलोगे इसको, कि गट्स हैं। मैं बोलता हूँ कि आपका ये जड़ी कमी है पूरी की जा सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। वी हैव द परफेक्ट टीम। आपको ऐसे पता नहीं, मैं 5 बार बच्चों के जिसके रिजेक्ट हुए थे उनके वीजे लिए हैं। इट मींस ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ रिप्रेजेंट ਹੋਈ ਹੈ ਫਾਈਲ, ਪਹਿਲੇ रिप्रेजेंटेशन ਦੇ ਵਿੱਚ कमी सी, कह सकते हैं। देखो आपको याद होगा 1-1.5 साल पहले एक आंटी आई थी आपके शो पे ही, और लुधियाना से आंटी थी, मैं उसको हिटलर आंटी बोलता था। 3 बेटे थे, पहले 2 बेटे जो मैंने भेजे उनके 2 बार कनाडा से रिजेक्ट थे, फिर उनको कनाडा भेजा। तीसरा बेटा था वो कनाडा रिजेक्ट, 1 बार यूरोप रिजेक्ट। उसको मैंने सिर्फ यही बोला था ट्राई टू गेट 6.5 बैंड और मैं तेरा बैचलर्स में एडमिशन कराऊंगा। ही गॉट द वीज़ा, अब वो भी कनाडा है।
तो एक फैमिली के 3 बेटे, तीनों रिजेक्टेड। वो कहीं मतलब आपके मतलब कोई लुधियाना में पहले 2 वार रिजेक्ट हुए, तीजे ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਰਿਜੈਕਟ करा के आए भी ਤੁਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ये क्यों? बाहर से रिजेक्शन के साथ आए थे, ठीक है। और आंटी को मैं शो पे लेके आया इसी बात को लेके। ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਬਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਜੈਕਟਡ ਕੇਸਿਸ ਐਕਸਪਰਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। आ जाएंगे, मोस्ट वेलकम। मैं कुछ हेल्प कर पाऊंगा तो इससे अच्छी बात क्या हो ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ केप्स नोट की लोड़ पएगी कि नहीं पएगी, ये भी बड़ा सवाल होता बच्चों का। देखो डिपेंड करता है, केस टू केस की बात है कि अगर जैसे 3-4 बार रिजेक्ट हो गया तो हमें केप्स नोट निकलवाने चाहिए, देखने चाहिए कि बार बार क्या गलतियां हो रही हैं। एक केस कई बार सामने आया बच्चों का, कई बार सेम केस होता बच्चों को पता ही नहीं होता 2 बार 4 बार 6 बार कितनी बार रिफ्यूज हो गया। सर ये वो लोग करते हैं जो पैकेज करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, एक बार एडमिशन्स करा के वो बोलते हैं ना कि फी आफ्टर वीज़ा, सब कुछ आफ्टर वीज़ा। वो उससे उसकी फाइल से मतलब गेम खेलते रहते हैं। उसको 2 बार डाल दिया, 3 बार डाल दिया, 5 बार डाल दिया, रिजेक्शन आ गई, फिर हाथ जोड़ते हैं। बच्चे को यही नहीं पता होता मेरा कितनी बार रिफ्यूज हुआ, और लास्ट रिजेक्शन लेटर दे देते हैं। अच्छा, बच्चा ये खुश रहता है भी मेरे पैसे नहीं लग रहे। मतलब ये बच्चे को थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्या यार 10,000 रुपये एम्बेसी फीस और उसके पीछे तुम इस तरह से, अगर तुम 10 लाख 15 लाख रुपए लगा रहे हो, बल्कि उस कंसल्टेंट को 25 लाख 20 लाख रुपए दे रहे हो, क्या 10,000 रुपये एम्बेसी फीस नहीं लग सकती? तो ये कम से कम आपको तो पता होगा यार आप कितनी बार फाइल लगा रहे हो। बिना दसे जी फाइल रिप्रेजेंट होती है, उसका नुकसान बहुत बड़ा है। ज़्यादा बारी रिजेक्शन भी कई बार दूसरी कंट्रीज़ का भी दरवाज़ा बंद कर देती है। उस कंट्री का भी है, दूसरी कंट्री का भी है, क्योंकि आज की डेट, आज तो नहीं है बट आने वाले टाइम में इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाएंगी। जैसे अगर आप कनाडा से रिजेक्ट हैं तो यूएसए से होती हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से रिजेक्ट है तो न्यूजीलैंड से होती हैं। यूरोप में किसी एक कंट्री से तो सारे यूरोप में है। आयरलैंड से रिजेक्ट हुआ था, यूके से इन्फॉर्मेशन शेयर होती हैं। जब अगर फॉर्म आता है, फॉर्म में लिखा जाता है हैव यू रिजेक्टेड, और रिजेक्टेड तो रीजंस क्या है यार, कितनी बार रिजेक्टेड हो। आप लास्ट का लिख दोगे कि मैं एक बार रिजेक्टेड हूँ, तो वीजा ऑफिसर देखेगा तो 5 बार इसने अप्लाई किया था और पिछली तो इसने हाइड कर रखी है। इवन के बच्चे का कसूर नहीं है, बच्चे को पता ही नहीं, मिस रिप्रेजेंट हो जाएगा फाइल, तो उसका वीजा आना हो तो तब भी नहीं आएगा। सो ये चीज़ें बहुत ध्यान नाल, सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट भी बहुत जरूरी है। सो हुण गल करते हैं कि आस्ट्रेलिया नूं लैके बहुत वड्डे पद्धर ते SSVF तो बाद, खास कर दुशहरे तो बाद चेंजिस जदों आईयां भी असैसमेंट लैवल 2 दे विच इंडिया आ गया, बहुत खुशियां मनाईयां गईयां। एक्चुअल रिजल्ट्स की रहे असैसमेंट लैवल 2 तो बाद, क्योंकि अप्लाई डिप्लोमा च भी होए, अप्लाई डिग्रीज भी होए, की रिजल्ट्स रहे ने? देखिए पास्ट में मैं आपके चैनल्स पे भी बैठ के बोलता था कि भाई आप कोशिश करो कि बैचलर्स में जाओ, वीज़ा चांसेस हाई रहेंगे, और जिसके 5.5 है उसको 6 लेकर आओ। लेकिन आज की डेट में पिछले 2 महीने से जो सिनेरियो चेंज हुआ है, उसमें 5.5 बैंड पे वेट सेक्टर में, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा में भी वीज़ा बहुत आ रहे हैं। डिप्लोमाज में वी आर द एरी मेंबर। एरी मेंबर वो होते हैं जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेज, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज कॉलेज को इंडिया में रिप्रेजेंट करते हैं। एक तरह से एरी ही एक ऐसी एसोसिएशन है जो हाई कमीशन में ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड है। जब भी कोई चेंजिंग आता है, जब भी कोई वेबिनार होता है या वर्कशॉप होती है, तो वो एरी मेंबर तक सबसे पहले पहुंचती है, और एरी मेंबर के थ्रू अदर कंसल्टेंट तक पहुंचती है। तो उसमें भी ये क्वेश्चन पुट हुआ था कि वेट सेक्टर, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा में वीज़ा रिजेक्टेड इतने क्यों दे रहे हो? कहीं ना कहीं वो बातें सुनी गई हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं एम्बेसी आज की डेट में सॉफ्ट है। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को इनवाइट करना चाहूँगा जो 5.5 बैंड वाले बच्चे हैं, नो लेस देन 5, 2016-17 पास आउट हैं, 60% आपके मार्क्स हैं, तो आप डिप्लोमा में जा सकते हैं। वेस्टर्न ओवरसीज के पास सारे ऑप्शंस हैं, चाहे आप पर्थ जाइए, चाहे ब्रिस्बेन जाइए, चाहे एडिलेड जाइए, या सिडनी, मेलबर्न जाइए, कहीं भी आप जाना चाहते हैं तो वेस्टर्न ओवरसीज लॉट ऑफ ऑप्शंस, आपका वीज़ा निकलेगा। यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत मैटर करती है। वो स्टूडेंट्स को मेरे साथ हेल्प करनी पड़ेगी, थोड़ी से रिसर्च करके आए, और जो हम बताएं जिस तरीके से आपने रिसर्च करनी है वो रिसर्च कर लोगे तो वीज़ा चांसेस विल बी हाई। जी चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट है, उसका कोई प्रभाव पिया भी AL1, AL2, कैटेगरी 1 और 2? कैटेगरी 1 और 2 में आप अप्लाई करते हैं तो, क्योंकि कैटेगरी 1 और 2 में क्या है कि वेव ऑफ मिल जाती है। कॉलेज और कैटेगरी 1 और 2 के कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो हैं, उसमें क्या है कि जो अगर चेकलिस्ट देखें तो चेकलिस्ट में आपको फंड्स एम्बेसी में नहीं डालने हैं। एम्बेसी में जब आपकी फाइल लॉन्च हो रही है, लेकिन एम्बेसी माइट आस्क पूछ सकती है, तो आपको फंड्स तो मेंटेन रखने पड़ेंगे, लेकिन एम्बेसी नहीं मांग रही, तो उसका क्या एक तो फास्ट प्रोसेस हो जाता है। कॉलेज अपने एंड पे देखता है, उसको CO इशू कर देता है, CO इशू हुई तो बच्चे की फाइल एम्बेसी में लगी, वीज़ा चांसेस हाई हो जाते हैं जी। कल ने एम्बेसी पूछे तो हम दिखा सकते हैं फंड्स। चांसेस ने जी, राइट है एम्बेसी को ਤੁਹਾਡੇ फंड्स की डिमांड कर सकती है, बट नहीं कर रही, ਉਹਦਾ मतलब ये नहीं है भी वो करनगे नहीं। सो फंड्स ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ होने चाहिए ने। 5.5 बैंड, 16-17 पास आउट, मिनिमम परसेंट 60 ਜਿਹੜੀ है वो ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੱਕ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਰੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਖੁਦ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਹਨੂੰ
ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਜੈਕਟਡ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਫਰ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜੂਝਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੇਸਿਸ ਇੱਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ, ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਏ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਤੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਰੇਟ ਲਈ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।